गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आप लोग घर पे बहुत अच्छे होंगे। आज नवीन राजस्थान विद्यालय की ओर से हिंदी मीडियम की नई कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। और देखिए आपके और पेरेंट्स के मन में एक बात है कि सर हमारी पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि आपको 1% भी टेंशन नहीं करना है। आपको केवल ये जो वीडियो बनाएंगे उसको फॉलो करेंगे, नोट्स देंगे उनको डिक्टेट करेंगे। आप नोट्स कॉपी में अच्छे से लिखेंगे। देखिए हम लोग आपसे ज़्यादा टेंशन में हैं, पढ़ाई का नुकसान किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। और एक बात मैं बता दूं आपको कि बेटा हमने 11th क्लास पढ़ ली। अब आप मन में सोच रहे होंगे कि सर 12th क्लास में क्या करना नया। 11th का कोर्स 12th में बिल्कुल भी नहीं होता है। 11th आपकी अच्छी है बुरी है उसका 12th से कोई रिलेशन नहीं होता। अब आप ही आइडिया लगाइए कि हम 12th क्लास नहीं पढ़ेंगे तो हमें कोई बड़ा नुकसान होने नहीं जा रहा। एक बात ये ध्यान रखना बेटा। दूसरी बात मैं आपको अच्छे से बता दूं कि 12th का सिलेबस वही चलेगा जो पिछले साल था, ओल्ड वाला सिलेबस। मेरा मतलब एनसीईआरटी सिलेबस अप्लाई नहीं होगा नया वाला। तो बेटा आपको पुरानी किताबें पढ़नी है। तो मैं आपको बता दूं कि फिज़िक्स की आज जो क्लास चालू होगी उसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे और इस तरह से चैप्टर को पढ़ेंगे कि आपको चैप्टर वापस पढ़ने की आवश्यकता नहीं हो। मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि जैसे चैप्टर आपका फिनिश होगा और जब आपको ये लिंक्स प्रोवाइड करेंगे, पूरे चैप्टर के नोट्स आपको लिंक्स के साथ मिलेंगे। उनको फेयर कॉपी में शानदार तरीके से नोट करें, सिंपल लैंग्वेज में होगा, आपको साथ साथ याद हो जाएगा। ओके, तो मैं आपको याद दिला दूँ कि माई सेट पहला सिंह जादौन। बेटा आज हम भौतिक विज्ञान की पढ़ाई चालू करेंगे। तो देखिए अब मैं आपको याद दिलाऊं इधर कि बेटा ये जो चैप्टर के बारे में, सिलेबस के बारे में बहुत डिटेल में जब आप स्कूल आओगे तब और बताएंगे हम आपको। बट अभी मैं बता दूं कि आज अपन पहले चैप्टर से चालू करेंगे और उसका नाम विद्युत क्षेत्र है। और विद्युत क्षेत्र को अपन इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं। तो आपने कहा सर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है, आपने इसको कम सुना हो इसके बारे में क्योंकि 11th में तो ऐसा कुछ भी नहीं था। ये देखो बेटा इंग्लिश में बोले तो ये है। अब देखिए जब आप विद्युत क्षेत्र की स्टडी करेंगे तो हमें विद्युत आवेश उससे पहले पढ़ना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश से पैदा होता है। आपने कहा सर मैं तो विद्युत क्षेत्र कभी देखा ही नहीं। डेली देखते हैं आप लोग। बेटा अपन जब टेलीविज़न बंद करते हैं ना तो टेलीविज़न के अंदर कैथोड ट्यूब होती है जिसमें कैथोड कितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। उस जो अपना टेलीविज़न होता है, जो आपका एलईडी होता है, उसके स्क्रीन पे आप देखना जब अपन हाथ को यूँ ले जाते हैं ना तो हमें कुछ अनुभव होता है। मेरे दोस्त वही कौन सा क्षेत्र होता है बताओ? विद्युत क्षेत्र। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर में बेटा विद्युत क्षेत्र से पहले बहुत सारा स्टडी अपन को विद्युत आवेश का करना है। तो मैं आपको धीरे धीरे बड़े आराम से चैप्टर चालू करूँगा। देखिए यहाँ पे एक मैंने वर्ड लिखा है, आप अच्छे से समझेंगे। ये देखो धीरे धीरे विद्युत आवेश की खोज। ये देखो विद्युत आवेश के बारे में बहुत कुछ पढ़ना है बेटा। ये तो चैप्टर का नाम था। आप चाहें तो चैप्टर को यूँ भी बोल सकते हैं कि विद्युत आवेश व विद्युत क्षेत्र। और अगर बुक में विद्युत क्षेत्र लिखा है तो वो भी चलेगा। और देखिए आज हम ये लेक्चर नंबर 1 की बात कर रहे हैं। रेगुलर आपको बहुत सारे लेक्चर्स मिलेंगे जब तक ये चैप्टर फिनिश नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे आपने ये बात की कि सर विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, इसके इतिहास के बारे में हमें बताओ। धीरे धीरे आपको देखना है। ये देखो अपन चलें इसमें आगे थोड़ा सा, आप थोड़ा सा अच्छे से देखना। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि अब मन में आपके ये बात आ रहा है कि सर ये विद्युत क्षेत्र कहाँ से आया, ये विद्युत आवेश कहाँ से आया। मैं एक कंट्री की बात कर रहा हूँ, एक देश की बात कर रहा हूँ। बेटा ग्रीस एक देश होता है और ग्रीस में एक जगह का नाम है जिसको स्टेट कहते हैं अपन लोग। जैसे अपन राजस्थान में रहते हैं, सर ने एक वर्ड लिखा मिलेटस। वहाँ का एक रहने वाला वैज्ञानिक है, उसका नाम था थेल्स। क्या नाम था उसका? थेल्स। और मैं बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ। आपने कहा सर कितनी पुरानी बात? इतनी सारी पुरानी बात, 600 ईसा पूर्व की बात है ये, बहुत पुराने ज़माने की बात। तो थेल्स ये कहता था कि जब एक पदार्थ का नाम मैंने बोला, हिंदी में बोले तो अंबर, हिंदी इंग्लिश एक ही वर्ड है बेटा। ये एक पदार्थ है, पीला पीला सा रेंजिन होता है जिसको अपन प्लास्टिक टाइप का होता है अगर दूसरी भाषा में कहूँ तो।
तो इस अंबर को जब कोई रेशेदार पदार्थ से, देखो मैंने ऐसे बोला आपसे, बेटा कैसा पदार्थ बताओ, रेशेदार पदार्थ से, जब रेशेदार पदार्थ से अंबर को अपन क्या करते हैं, रगड़ते हैं। यस, तो जब अंबर को इस पदार्थ से रगड़ते हैं तो ऐसे बताया इसने कि अंबर कागज के छोटे छोटे टुकड़े, जिनको अपन एक तिनका भी कह सकते हैं, तिनका अलग वर्ड होता मान लो, तो कागज के टुकड़ों को अंबर आकर्षित करने लग जाता है। बेटा ये कागज के टुकड़े को क्या करता है बताओ, आकर्षित। अब यार कागज के टुकड़े को जब ये आकर्षित करेगा तो इसका मतलब हो गया कि अंबर आवेशित हो गया, उसमें आवेश उत्पन्न हुआ है। आवेश उत्पन्न होने के कारण ही तो ये किसको आकर्षित कर रहा बताओ, कागज के टुकड़ों को। तो आप याद रखो कि अपन ऐसे इसका एक खोज सीख लें आवेश की, कि बेटा ग्रीस एक कंट्री था, उसमें इस जगह पे इस वैज्ञानिक ने अंबर को कैसे पदार्थों से रगड़ा, रेशेदार पदार्थ से, उससे कागज के जो छोटे छोटे टुकड़ों को ये रेशेदार पदार्थ अंबर आकर्षित करने लग गया। अगर अंबर आकर्षित करता तो इसका मतलब डेफिनेट उसमें क्या पैदा हो गया बताओ, आवेश। तो आवेश की अगर हम उत्पत्ति या खोज की बातें करें तो आवेश की खोज अपन को अंबर नामक पदार्थ से पैदा हुई। तो देखिए अब यहाँ पे ये आ गया कि सर आपने अंबर एक वर्ड यूज में लिया, अरे यार अंबर तो एक पदार्थ था और एक रेंजिन था, तो अब बताओ इस अंबर को बेटा ग्रीस की भाषा में, देखो ध्यान से क्या बोला आपने, अंबर को ग्रीस लैंग्वेज में या ग्रीक लैंग्वेज में कह दूँ मैं, अंबर को ग्रीक लैंग्वेज में, ग्रीक की भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और देखिए इलेक्ट्रॉन वर्ड आप जो भी समझते हैं इलेक्ट्रॉन के बारे में, बेटा मैं कह रहा था कि अंबर को ग्रीक भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन से एक बड़ी फिजिक्स इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार हुआ। बेटा इलेक्ट्रिसिटी एक फिजिक्स की ब्रांच होती है, ये देखो इलेक्ट्रिसिटी फिजिक्स की एक ब्रांच होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी से किसका आविष्कार, इलेक्ट्रॉन से किसका आविष्कार हुआ बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का। तो सर ये कहना चाहते हैं आपसे कि जो अंबर पदार्थ था उसको ग्रीस भाषा में इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन शब्द से ही किसका आविष्कार हो गया बताओ, इलेक्ट्रिसिटी का। इलेक्ट्रिसिटी को हिंदी में कहते हैं विद्युत की, और हमारे चैप्टर का नाम भी तो विद्युत क्षेत्र है। तो हमें थोड़ा सा नॉलेज मिला कि इलेक्ट्रॉन का रिलेशन विद्युतिकी से होता है। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि इस फिजिक्स में जो अपन पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1, 2, 3, 4, शुरू के 4 चैप्टर हैं जो आपको देख रहे हैं। देखो इनके नाम बोले तो विद्युत क्षेत्र, दूसरे का नाम बोले तो विद्युत, ये गाउस का नियम है चलो मान लो, बट इसी के अंदर आता है। तीसरा विद्युत विभव, विद्युत धारिता। तो आप बोलेंगे सर सबका नाम विद्युत विद्युत लग रहा है। ये सारे चैप्टर मिलके और एक भौतिक विज्ञान स्थिर वैद्युतिकी का निर्माण करते हैं। बेटा मैंने स्थिर वैद्युतिकी लिखा है जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, उसमें शुरू के 4 चैप्टरों का स्टडी करेंगे, और ये सारों चैप्टर स्थिर आवेश से पैदा होंगे। अब इसका संधि विच्छेद करके देखो आप, स्थिर प्लस विद्युतिकी, इसका मतलब स्थिर आवेश से उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करना। तो ये 4 चैप्टर के अध्ययन को अगर मैं मिला दूँ तो स्थिर विद्युतिकी बन जाता है। और ये 4 चैप्टर आपके सिलेबस में 7 नंबर के होते हैं बेटा, ये वाले 4 चैप्टर। तो आपको ये भी ध्यान देना है, आपको अक्सर पहले चैप्टर कितने नंबर का आपने लिखा तो है नहीं, बट ये 4 मिलके 7 नंबर के होते हैं। और उस भौतिक विज्ञान का नाम क्या होता है, स्थिर विद्युतिकी, इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इन 4 चैप्टर को अपन पढ़ेंगे। तो उसमें पहला चैप्टर कौन सा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं आप बताओ, विद्युत क्षेत्र। तो देखिए विद्युत क्षेत्र की हमने थोड़ा खोज की बात करी। अब आपके मन में एक बात आती है कि सर विद्युत क्षेत्र की खोज चलो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी एक विज्ञान पैदा होगी, बेटा इसकी उत्पत्ति के बारे में पता करें कि विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति कैसे हुई, अपन इसको भी देखें थोड़ा सा। मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा अपन विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति की बात कर रहे हैं, चलो अपन देखते हैं इसके साथ मिलें इससे। देखिए सबसे पहले मैंने क्या किया, एक छोटा सा प्रयोग करूँगा, आप और मिलकर उस प्रयोग को देखें। आज छोटा सा स्टडी कर रहे हैं अपन, और आपको इंटरेस्ट भी आना चाहिए, नया नया है, थ्योरेटिकल है।
तो बेटा मैं एक प्रयोग करें, मैंने क्या, ये आपने क्या किया, एक कांच की छड़ ली। आप समझते हैं कांच की छड़ बिल्कुल कुचालक होती है, बिल्कुल कुचालक होती है। कांच की छड़ को बेटा मैंने रेशम के कपड़े से रगड़ना, ये देखो ये एक रेशम का कपड़ा है, ये प्रयोग कर रहे हैं अपन इनिशियल। जब कांच की छड़ को आप रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, एक कांच की छड़ है बच्चे, ये वाला, तो देखिए कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा और हमने कह दिया कि इसमें धनावेश आया। कैसे आया, क्यों आया, ये भी सीखने वाले हैं। और इस कपड़े में कौन सा आवेश आ गया बताओ, ऋणावेश। फिर मेरी बात सुनो, कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा, तो बेटा इसमें तो धनावेश आ गया, इसमें ऋणावेश आ गया। आपने कहा सर क्यों आ गया ऋणावेश धनावेश, हम सोच रहे हैं इसके बारे में। तो बेटा मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो गया और इलेक्ट्रॉन कांच की छड़े में से कहाँ चले गए, रेशम के कपड़े में। तो इसको ना यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होगी। तो इसको ना इसमें धनावेश आ गया और इसमें ऋणावेश आ गया। एक छोटे से प्रयोग से अपन को पता चला। अब देखिए आपने कहा सर ठीक है ये पहला प्रयोग था, एक छोटा सा प्रयोग और देखें अपन, छोटी छोटी बातें सीख रहे हैं। बेटा मैंने एक एबोनॉइट की छड़ ली। एबोनॉइट के बारे में आप कम जानते हैं थोड़ा सा, ये एक प्लास्टिक टाइप का ही पदार्थ होता है। और एबोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा। आपने कहा सर क्या होता है बिल्ली की खाल, बिल्ली तो आप अच्छे से जानते हैं। अरे बिल्ली की खाल का मतलब एक रेशे हो गया, क्योंकि बिल्ली की खाल के ऊपर तो रेशे होते हैं। तो जब बिल्ली की खाल से इसको रगड़ते हैं तो बच्चे देखना, ये देखो ये आपने बिल्ली की खाल कह दिया, जिसको मैं आपसे कह दूं कि एक तरह से फर कह दें अपन, फर वर्ड चलेगा। और इसको अपन ने एबोनॉइट बोला है। आप आराम से देखें बेटा, इसको क्या बोला आपने, एबोनाइट। अब देखिए बिल्ली की खाल को या फर को जब एबोनाइट से रगड़ते हैं तो इसमें ऋणावेश आ गया, ये देखो इसमें धनावेश आ गया, जो आपको ये दिख रहा है आराम से रिलैक्स। ये देखो इसका आपने एक बात तो सोच ली कि सर फर के इलेक्ट्रॉन किस में चले गए बताओ, एबोनाइट में। बेटा अगर ये एबोनाइट में चले जाते हैं, अब आपके मन में एक सवाल आ रहा है कि ये सर तो सर धनावेशित हुई, एबोनाइट ऋणावेशित, तो उसका कारण क्या हो सकता है। बेटा हर पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या अर्थात तो घनत्व अलग अलग होता है। तो जिसमें ज़्यादा होता है उसमें से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलते होंगे, तो इसका मतलब इसके इलेक्ट्रॉन निकल के इसमें चले गए, इसलिए धनावेशित हुआ। तो हम एक छोटी सी बात सीख रहे थे कि आखिर विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई। और अपन देखें कि देखिए विद्युत आवेश की उत्पत्ति में अपन ने छोटे छोटे दो एक्सपेरिमेंट देखे। कांच की छड़ में धनावेश आया था, एबोनाइट में ऋणावेश आया था। एक बात हम जरूर सीख गए कि आवेश की उत्पत्ति का मेन कारण क्या है। आपसे कोई सवाल पूछता है तो आप अच्छे से लर्न कर लो। बेटा मुझे लगता है इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब बताओ इसके बाद कोई पूछेगा आवेश क्यों उत्पन्न होता, तो आप क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण। अब फिर अपन एक बार और देखें। देखिए अब सवाल ये आ रहा है कि आवेश की उत्पत्ति। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आ गया कि विद्युत आवेश के प्रकार, विद्युत आवेश कितने प्रकार के होते हैं। आपके मन में आंसर आ गया कि सर एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश। बेटा अपन तो पुराना प्रयोग सीख रहे हैं ना। अरे हम पहले ये देखना है कि दो आवेश पैदा होते तो कैसे पैदा होते हैं, आखिर इनिशियल में इनकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई। तो चलो अपन एक बार देखते हैं। देखिए आवेश की उत्पत्ति की बात करें, अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा था कि जब कांच की छड़ को, बेटा अभी 1 मिनट पहले आपने देखा था कि जब कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो कांच की छड़ पे कौन सा आवेश आया था बताओ, धनावेश। वेरी गुड, धनावेश। और मैंने क्या किया, 2 कांच की छड़ें ले ली, दोनों आवेशित रगड़ने के बाद वाली 2 कांच की छड़ें। बेटा इसमें भी तो धनावेश ही आएगा, एब्सोल्युटली धनावेश आएगा। इस छड़ को आपने लटका दिया, ये देखो ये आपने इसको, ये देखो रेशम के धागे से अपन ने इसको लटका दिया। अब लटकाने के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हटेंगे बताओ, दूर। बेटा इसलिए हटेगी, ये भी धनावेशित है और ये भी धनावेशित है। भैया ये दोनों काई की छड़ें, कांच की छड़ें, एक धनावेशित है और दूसरी कौन सी है बताओ, ऋणावेशित। तो बेटा दोनों धन है ये, तो दोनों धन है, तो इसका मतलब आपको एक छोटा सा नॉलेज मिलने जा रहा है कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण होता है। ये बात पक्की है। देखो ये भी कांच की छड़ थी और ये भी कांच की छड़ थी, दोनों को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ के आवेशित किया था। और दोनों में अगर दोनों को जब मैं पास ला रहा हूँ,
इसको आपने लटका रखा, उसके टचिंग में इसको ला रहे हैं अपन, तो ये दोनों दूर हट रही है। इसका मतलब आप सिद्ध हो गया कि समान आवेशों में क्या होता है बताओ, प्रतिकर्षण। इसी तरह से इसी को मैं आगे करूं तो ये एबोनाइट की ले लेंगे, ये एबोनाइट की ले लेंगे, उनको पास मिलाएंगे तो भी प्रतिकर्षण होगा। इससे स्पष्ट होता है कि समान आवेशों में क्या होता है बताओ, प्रतिकर्षण। अब ऐसा करते हैं अपन, देखिए ये तो कांच की छड़ है, तो बेटा इसको अपन देखें, ये वाली कांच की छड़ है और इस छड़ को, कांच की छड़ को आपने वही धागे से लटका रखा है। अब इसकी जगह अगर हम दूसरी आवेशित एबोनोइट की छड़ ले लें, अभी 2 मिनट पहले आपने पढ़ा था आवेशित एबोनोइट, बेटा एबोनोइट एक प्लास्टिक टाइप का होता है, ये भी एबोनोइट की छड़ ले लें, इसमें तो कौन सा आवेश था बताओ, ऋणावेश। अब बताओ अब अगर ये लटकी हुई है और मैं इसको इसके पास लाऊंगा तो ये दोनों में एक दूसरे में क्या होंगे बताओ, ये आकर्षित होंगे। क्या नॉलेज मिला आपको? आपको ये पता चल गया कि असमान अर्थात विपरीत आवेशों में विपरीत आवेश एक दूसरे की तरफ क्या होते हैं बताओ, आकर्षित होते हैं। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया कि इन दोनों प्रयोगों से हमें ये नॉलेज मिला कि समान आवेशों में तो क्या होता है बताओ, ये आपका सेकंड प्रयोग अपन कह सकते हैं। समान आवेशों में तो क्या होता है, प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेशों में क्या होता है, आकर्षण। तो अब देखिए आपको ये पता चल गया कि सर ये तो चलो एक एक्सपेरिमेंट था कि समान आवेश प्रतिकर्षित होते हैं, उसके बाद नोट कर लिया आपने, और असमान आवेश आकर्षित होते हैं। अब देखिए अब सवाल ये आता है कि सर आवेश होते 2 प्रकार के हैं। बेटा एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन, आपने लर्न कर लिया। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। यस, बेंजामिन फ्रैंकलिन ने सबसे पहले बताया था कि आवेश 2 प्रकार का होता है। देखिए आवेश जब 2 प्रकार का होता है, यस, तो आपने कहा सर कौन कौन सा होता है? बेटा एक आवेश तो कौन सा होता है, धनात्मक आवेश, क्योंकि अभी आपने देखा था कि कहीं से इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, जिसको आप हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की कमी हुई थी, इंग्लिश में बोलते हैं डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आज के बाद आपसे कोई पूछे कि बेटा धनात्मक आवेश क्या होता है, तो आप अपनी लैंग्वेज में कह सकते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन की कमी को क्या कहते हैं बताओ जल्दी, धनात्मक आवेश। ओके, अरे यार कोई एटम होता है, एटम में से क्या निकल गया, इलेक्ट्रॉन, तो कौन आया बताओ, धनावेश आ गया। आप दूसरा देखें, बताओ ये कौन से वैज्ञानिक ने बताया था कि आवेश 2 प्रकार के होते हैं, बेंजामिन फ्रैंकलिन। अब देखिए एक और दूसरा अपन देखें, कौन सा आवेश देखें बताओ भैया, ऋणात्मक आवेश। ये देखो बेटा दूसरा आवेश कौन सा बोल रहे हैं अपन, ऋणात्मक आवेश। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की वृद्धि, आपने कहा सर कैसे, ये देखो इसका मतलब आ गया कि जो आपका परमाणु था ना उसमें इलेक्ट्रॉन आके मिल गए, तो बताओ ये ऋणायन बन गया, जिसको आप ऋणायन भी कह सकते हैं, आप लोग पढ़ते हैं अपने सब्जेक्टों में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है बताओ, वृद्धि हो रही है, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन कहते हैं अपन। तो आप समझ गए होंगे कि आवेश 2 प्रकार का होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन कम होता है वो धनावेश होता है, जहाँ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाता है वो ऋणावेश होता है। आपका एक सवाल कि सर ये तो धनायन है और ये ऋणायन है, बताओ द्रव्यमान किसका ज़्यादा होगा? लाइफ में ध्यान रखो बेटा, ऋणावेश का द्रव्यमान ज़्यादा होगा। मैं ऐसे कह दूँ कि मैं बाहर जाता हूँ, दरवाजा के एक इलेक्ट्रॉन मेरी शर्ट में लग जाता है तो मेरा वेट बढ़ गया, क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन में कुछ तो द्रव्यमान होता ही है ना। माना कि सबसे छोटा आवेश दुनिया में कौन होता है, इलेक्ट्रॉन, जिसको आप क्वांटम आवेश कहते हैं, जो पढ़ेंगे आज ही थोड़ी देर बाद। तो मैं आपको बता दूं कि ऋणायन था और ये कौन सा था, धनायन। तो अपने दूसरा टॉपिक पढ़ा, आवेश कितने प्रकार के होते हैं बताओ, 2 प्रकार के। आसान भी तो आपको ये पता चल गया होगा, और वैज्ञानिक ने बताया तो उसका नाम क्या था, बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो ये देखिए आज आप स्टडी कर रहे हैं विद्युत आवेश की, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें, आराम से थोड़ा थोड़ा इसको पढ़ते रहें, शानदार आपको नोट्स मिलेंगे, उनमें से इनको नोट करते रहें। सब चीज़ें वही मिलेंगी जो आप बोर्ड पे देख रहे हो, जो मुंह से निकल रहा है। तो देखिए यहाँ पे अपन विद्युत आवेश की बात कर रहे थे बच्चे, विद्युत आवेश। अब विद्युत आवेश व मात्रक, आपका एक सवाल आ गया छोटा सा कि सर विद्युत आवेश होता क्या चीज़ है, इसका मात्रक क्या होने वाला है, बहुत छोटा सा सवाल। बेटा मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा यहाँ पे देखना, अब आपने, मैं आपसे पूछूं कि विद्युत आवेश क्या चीज़ होती है, तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना या त्यागना आवेश कहलाता है। मैं आपसे कह दूं
आप यूँ भी याद कर सकते हैं कि किसी भी पदार्थ का विद्युत में होना विद्युत आवेश कहलाता है। अर्थात इलेक्ट्रॉन का लेना या देना, उसे क्या कहते हैं बताओ? विद्युत आवेश। तो डेफिनेशन तो बड़ी इजी लग रही है। देखिए आवेश की मात्रक की अपन बातें करें तो बेटा छोटी क्लासों में अपन पढ़ते थे I = Q/T। आपको याद आ रहा है? आसान भी तो याद होगा। और Q को अपन क्या लिख देते थे फिर? IT। चलो मैं उसकी बात बाद में करूँगा, बट मैं एक वैज्ञानिक के नाम से पहले आपको सबसे अच्छा मात्रक बताना चाहूँगा। यस, ये देखो आप समझ गए होंगे कि इसका मात्रक क्या होता है बताओ? कूलाम। बेटा विद्युत आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो आपने कहा सर और ये भी तो हो सकता है ना? देखो ना, इससे बनाना मात्रक, इसका मात्रक एम्पियर हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया बताओ? सेकंड। समय का क्या होता है बेटा? सेकंड। तो एक और मात्रक अपन इसको यह लगा के यह भी बोल सकते हैं एम्पियर इंटू सेकेंड। आप देखते रहें, एम्पियर इंटू सेकेंड। इंग्लिश में बोले तो अपन यूँ कह सकते हैं ऐसे ऐसे। बट मैं आपको याद दिला दूँ बेटा कि दोनों ही मात्रक कौन सी पद्धति को बिलोंग करते हैं? SI, जो MKS का रूप होता है, एक अच्छा वाला रूप होता है। तो आपने सीख लिया कि विद्युत आवेश का मात्रक SI पद्धति में क्या होता है? कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। इसको अपन लर्न कर लेंगे। सादा एम्पियर इंटू सेकेंड आपने इस फार्मूले से बनाया है। आपने कहा सर कि यही मात्रक होता है? बेटे तो MKS पद्धति का था, अब अपन CGS पद्धति में चलें। तो देखिए CGS पद्धति में कूलाम को सर ने स्टेट कूलाम लिख दिया, कूलाम का दूसरा नाम लिख दिया स्टेट कूलाम। तो आप स्टेट कूलाम को फुल फॉर्म में ESU कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में बोले तो स्थिर विद्युत मात्रक। धीरे धीरे देखें आप, स्थिर विद्युत मात्रक। ये देखिए, तो इसको दूसरे वैज्ञानिक के नाम से जानते हैं, उसका नाम है फ्रैंकलिन। एक और नाम बोला आपने इसका, फ्रैंकलिन। शॉर्ट में आप लिखना चाहें तो बेटा फ्रैंकलिन को अपन शॉर्ट में लिखें तो आप FR कह सकते हैं। तो आप ये भी याद करो कि SI पद्धति में आवेश का मात्रक हमेशा कौन से यूज में लेंगे आप? कूलाम। और CGS पद्धति में, ये वाली CGS पद्धति है, बार बार ये देखो, ये वाली CGS पद्धति है बेटा, ये वाली। तो CGS पद्धति में क्या बोलेंगे? फ्रैंकलिन। अदर लैंग्वेज में एम्पियर इंटू सेकेंड, ESU। इंग्लिश में बोलें तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। हिंदी में स्थिर विद्युत मात्रक, यू कैन से स्टेट कूलाम, स्टेट कूलाम भी कह सकते हैं। तो ये दो मात्रक थे। तो ये, और मैं आपको बता दूं कि बेटा कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक होता है। तो देखिए कूलाम आवेश का बहुत बड़ा मात्रक है। तो आप जब न्यूमेरिकल करोगे लाइफ में तो कभी आवेश आपको कूलाम में गिवन ही नहीं होगा, वो माइक्रो कूलाम, नैनो कूलाम में होगा। तो माइक्रो नैनो कूलाम के आवेश के मल्टीपल यूनिट्स होते हैं, मल्टीपल वाले गुणज मात्रक होते हैं जो ज़्यादा काम में आते हैं। तो देखिए इसके आदर्श मात्रकों की और बात करें अपन, या आवेश के और कौन से मात्रक संभव हो सकते हैं। पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अभी अपन ने कूलाम पढ़ा था, ये देखो, और कूलाम के साथ आपने ES यूज में लिया था। तो देखिए यहाँ पे लिखा सर ने 1 कूलाम 3 × 10⁹ और आगे क्या लिख दिया बताओ? ESU। इसका मतलब अपन ये समझ गए कि MKS और CGS पद्धति में, मैं दोनों पद्धतियों की बात कर रहा हूँ। तो देखिए ये तो MKS पद्धति का मात्रक हो गया और ये वाला देखें तो CGS पद्धति का मात्रक हो गया। तो इसको मतलब दोनों मात्रकों पर हमने क्या निकाल लिया बताओ? संबंध। तो ये तो आपको कोई पूछता है कि बेटा MKS और CGS पद्धति मात्रक में संबंध बताओ, तो 1 कूलाम = 3 × 10⁹ ESU। आपने कहा सर और अन्य मात्रकों की बात करें, देखिए मैंने यहाँ लिखा 1 माइक्रो कूलाम। ध्यान दो बेटा, माइक्रो को हटाते तो क्या लगता है? -6 कूलाम, ये माइक्रो वर्ड है। 1 नैनो कूलाम 10⁻⁹ कूलाम, देख पा रहे हैं आप। 1 पिको कूलाम 10⁻⁻12 कूलाम। यू कैन सी नाउ। यस, ये मात्रक भी लर्न करने पड़ेंगे। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना है, केमिस्ट्री में पढ़ा करते हैं आप, फेराडे। बहुत अच्छे से नाम सुना आपने फेराडे का। ये देखो बेटा, फेराडे एक साइंटिस्ट था, तो कूलाम मात्रक को फेराडे से रिलेटेड करते हैं अपन। ये देखो क्यों? क्योंकि आवेश का जो सारा कंसेप्ट है वो देने वाला फेराडे ही था। मेरा मतलब आवेश की अभिधारणा का अध्ययन करने वाला कौन था? फेराडे। अभिधारणा को कंसेप्ट कहते हैं इंग्लिश में आप लोग। तो 1 फेराडे इतना सारा होता, देखिए। यस,
96500। बेटा इतना सारा होता है, इसका मतलब फैराडे भी एक बड़ा मात्रक होता है। माने कि वैज्ञानिक का नाम है बट इट इज ए बिग यूनिट, क्योंकि तो कूलम का भी इतना सारा टाइम्स हो रहा है। यस, एक और मात्रक मैं आपको इंट्रोड्यूस कर दूं, विद्युत चुंबकीय मात्रक। पहले मैं आपको हिंदी में लिखने का प्रयास करूं। बेटा ये लिखा हमने विद्युत चुंबकीय मात्रक। यस, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा चीज़। तो देखिए इसको मैं इंग्लिश में बोलूँ तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। आप देख पा रहे हैं इसको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, विद्युत चुंबकीय मात्रक। बेटे विद्युत चुंबकीय मात्रक, यस, तो ये भी एक आवेश का मात्रक होता है। ये 10 कूलाम के इक्विवेलेंट होता है। अब आप बताओ, एक AMU 10 कूलाम के इक्विवेलेंट होता है। तो बेटे यहाँ पे देखना, एक AMU इज इक्वल टू आ गया, एक कूलाम की वैल्यू को आप यहाँ रखो थोड़ी देर के लिए। बेटा एक 10 बढ़ रहा है तो 9 की जगह 10 हो गया, तो 3 × 10⁻10। आगे क्या लगाते बताओ, ESU। क्या लगाना पड़ेगा भाई, ESU। कूलाम तो हट गया ना। तो माय डियर, ये EMU और काय में रिलेशन आ गया बताओ, ESU में। तो आपने बहुत सारे मात्रक सीख लिए, काय के बताओ, आवेश के। तो बेटा अभी तक अपन क्या क्या पढ़ चुके, आवेश की खोज कैसे हुई, थोड़ा सा आइडिया लगा, आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, आवेश कितने प्रकार के होते, आवेश के मात्रक क्या क्या पॉसिबल होते हैं, वो भी अपन सीख लिया। तो एक संबंध ये था आपका, MKS और CGS में संबंध था ये, और ये संबंध था EMU और ESU में। तो आप इसको भी अच्छे से नोट करेंगे। तो देखिए आगे चलेंगे अपन थोड़ा सा। आज अपन काय की पढ़ाई कर रहे हैं बताओ, विद्युत आवेश की। यस, माने कि अपने चैप्टर का नाम विद्युत क्षेत्र है, पर बेटा विद्युत क्षेत्र विद्युत आवेश से पैदा होता है, इसलिए अपन को इसके बारे में स्टडी डिटेल में करनी पड़ेगी। बस ये सन्ना भी नहीं मिटाया है, क्योंकि सर बार बार आपको रिपीट करवा रहे हैं कि 1 से 4 चैप्टर 7 नंबर के, टेंशन नहीं लेना, बहुत ईजी मामला आने वाला है। बेटा एक मिनट देखना, अब यहाँ पे एक चीज़ अपन ने और देखी अच्छी वाली, चले अपन इसको आगे देखें तो। यस बेटा, मैंने एक छोटा सा प्रश्न लिखा आपको, ये देखो एक छोटा सा प्रश्न, फिर वापस हम चैप्टर पर आ जाएंगे। एक कूलाम में कितने आवेश होते हैं, एक कूलाम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलाम चार्ज। एक कूलाम में इलेक्ट्रॉन संख्या, एक छोटा सा न्यूमेरिकल, छोटा सा सवाल, ये आपको हम सिखाना चाहते हैं। ये प्रॉब्लम है बॉस आपकी। तो आप बताओ, एक कोई भी वस्तु में बेटा आवेश होता है ना, उस आवेश का नाम होता है Q बराबर क्या, N। वैसे एक छोटी सी बात, कोई भी वस्तु में आवेश का फार्मूला होता है Q बराबर क्या, N। तो इसको अपन छोटा सा 1 मिनट 1 वे में देखें अपन। अब देखिए, अब यहाँ पे N इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताओ, Q/E। अब आप इस सवाल को देखें तो ये तो आपको एग्जामिनर ने दिया है कि बेटा आवेश का मान कितना है बताओ, 1 कूलाम। अब यहाँ पर हम कह रहे थे ना कि आवेश का मात्रक कूलाम एक बड़ा मात्रक होता है, तो आपने कहा सर कितना बड़ा होता है, अभी देखना इसमें कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 1 मिनट वेट करेंगे आप। देखिए कूलाम में 1 कूलाम दे रखा है, इलेक्ट्रॉन का आवेश का मान धीरे धीरे सीख लेंगे हम, या तो आप जानते होंगे। ये देखो, समझ रहे हैं आप बेटा, इसमें E का मान रख दिए, E का मान प्रैक्टिकली यही होता है। अब बताओ इसको जब आप सोल्व करेंगे तो 10/1.6 लिख दिया आपने, इंटू 10 की घात क्या आ गया बताओ, 19। ये चलेगा बेटा, यहाँ पे इस दशमलव को हटा दूँ मैं, दशमलव हटाऊँगा तभी तो 10 आएगा। अब आप बताओ, नीचे से पावर ऊपर ले गए, यहाँ पे 10 की जगह क्या लगा दिया आपने, 100 डिवाइडेड बाई 16। अब पावर कितना बच गया आपका, 18 बच गया। अब देख पा रहे हैं इसमें बेटा, 100 में 16 से डिवाइड करेंगे तो 6.25 आता है, इंटू 10 की घात 18 सॉरी। ये देखो, इसका मतलब हो गया, ये इलेक्ट्रॉन संख्या ये लल भैया, तो इसका मतलब हो गया कि 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रैक्टिकल वैल्यू लर्न हो गया आपको, 6.25 इंटू 10 की घात 18। इतने सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं 1 कूलाम आवेश में। तो ये भी आपको सीखना पड़ेगा। देखिए अभी अपन ने ये भी एक छोटा सा सवाल सीखा। आज हम विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं बच्चे। तो देखिए 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की क्या निकाली थी आपने, संख्या। आज हम आवेश की पढ़ाई करें, अपन ने आवेश की खोज करी थी, इसके बाद आवेश की उत्पत्ति देखी थी। आवेश 2 प्रकार के होते हैं, ये भी हमने सीख लिया। यस, अब हम एक नया सवाल की तरफ चलें अपन आराम से, धीरे धीरे। देखिए किसी भी वस्तु में आवेश
उत्पन्न करने की विधियों के नाम। यस, ये देखो बट एक छोटा सा एक इंटरेस्टेड क्वेश्चन। यस, वस्तु में या वस्तु को आवेशित करने की विधियां, वस्तु को आवेशित करने की विधि। ये देखो, वस्तु को आवेशित करने की विधि। आज हम सीखने वाले कि किसी भी वस्तु को आवेशित करें तो कौन कौन सी विधियों का प्रयोग करते हैं। वस्तु को आवेशित करने की विधियां, ये देखो, वस्तु को आवेशित करने की विधियां, बिल्कुल सिंपल छोटी क्लास के बच्चों जैसा चैप्टर है। वस्तु को आवेशित करने की विधियां। बेटा यहाँ पे 3 विधियों को सर यूज में लेंगे। तो आपने कहा सर पहली विधि का नाम बताओ, घर्षण द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ड्यू टू फ्रिक्शन। पहली विधि का नाम आपने क्या लिखा बताओ, घर्षण के द्वारा, जो अपनी भाषा में अपन कहते हैं कि जब 2 कुचालक वस्तुओं को हम एक दूसरे से रगड़ते हैं और रब्ड करते हैं तो एक वस्तु में धनावेश आ जाता है, एक वस्तु में ऋणावेश आ जाता है। यस, तो इसका मतलब आपने घर्षण से क्या पैदा कर लिया बताओ, आवेश। आपने अभी 2 मिनट पहले एक एक्सपेरिमेंट किया था कि जब कांच की छड़ को आपने रेशम के कपड़े से रगड़ा था तो बेटा कांच की छड़ में तो धनावेश आ गया था और रेशम में ऋणावेश आ गया था। तो इसका मतलब आपने रगड़ा था, आपने घर्षण किया था, तो उससे जो आवेश पैदा हो जाता है उसको अपन बेटा चाहें तो घर्षण विद्युतिकी भी कह सकते हैं। तो देखिए, घर्षण विधि का एक आपने क्या एग्जाम्पल देखा, कांच की छड़ को किससे रगड़ दें, रेशम के कपड़े से। तो याद रखो, किसी भी वस्तु को आवेशित करने की पहली विधि का नाम क्या होता है, घर्षण द्वारा या घर्षण विधि। ऐसी विधि जिसमें 2 कुचालक वस्तुओं को रगड़ने पर एक वस्तु पर धनावेश व दूसरी वस्तु पर ऋणावेश, अर्थात दोनों वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं, उसे क्या कहते हैं बताओ, घर्षण द्वारा आवेशन। ये कौन सी विधि थी, पहली। घर्षण को इंग्लिश में फ्रिक्शन बोलते हैं। बेटा दूसरी विधि की बात करें, बड़े आराम से बात करें, दूसरी विधि का नाम होता है चालन द्वारा। चालन को अपन इंग्लिश में कंडक्शन कहते हैं। ये देखो, दूसरी विधि का नाम है चालन द्वारा। चालन को दूसरा मैं कंटेक्ट भी कह सकता हूँ, स्पर्श द्वारा। बेटा ये देखो, 2 नाम बोले सर ने इसके। दूसरी विधि का नाम है चालन द्वारा। तो मैं आपको याद दिला दूँ कि बेटा ऐसी विधि, यस, ऐसी विधि अपन सीखेंगे भी। तो और तीसरी विधि का नाम भी बता दूं मैं आपको। बेटा 3 विधियों को अपन देख रहे हैं। एक विधि है प्रेरण द्वारा, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंडक्शन द्वारा। ये देखो, ये प्रेरण द्वारा, ये तीसरी विधि है। यस, तो मैं आपको याद दिला दूं कि बेटा आज अपन शॉर्टली बता दूं कि ये पीरियड के बाद कि आज अपन ने ये पढ़ा कि विद्युत आवेश की खोज कैसे हुई, विद्युत आवेश की उत्पत्ति कैसे हुई, विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, इसके मात्रक क्या संभव हो सकते हैं, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसी भी वस्तु में आवेश उत्पन्न करने की कौन कौन सी विधियां होती हैं। तो विधियों के तीनों के नाम घर्षण द्वारा, चालन द्वारा और प्रेरण द्वारा। कितनी विधियां होगी, 3। तो आप आज से पढ़ना थोड़ा सा प्रारंभ करें, आपको कतई टेंशन नहीं लेना। पेरेंट्स को मैं निवेदन करूंगा कि आप ये नहीं सोचें कि अभी पढ़ाई हमारी निकल गई, पढ़ाई तो अब चालू होने वाली है। बहुत अच्छे से टाइम पे आपका कोर्स भी होगा और बहुत अच्छा सा आप पढ़ेंगे भी। घर पे टाइम को यूज़ में लें और नोट करें। थैंक यू।